हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की इंग्लिश की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। ये एक जो है लेक्चर था जिसे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुमायूं कबीर ने दिया था, जिसमें ये दर्शाया गया, ये बताया गया है कि भारतीय जो सत्ता है वो अभी तक जो सर्वाइव कर रही है वो क्यों कर रही है। तो हुमायूं कबीर के अनुसार ये जो भारतीय सत्ता अभी तक सर्वाइव कर रही है वो इसलिए कर रही है कि हमारे बीच में जो है एकताई है, मतलब हमारी सत्ताओं के बीच में जो हमारे लोगों के बीच में जो एकताई है, भाईचारगी है, बंधुपन है, इसकी वजह से जो है ये सत्ता अभी तक जो है सर्वाइव कर रही है। तो इसका मतलब कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का ये दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और साथ में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, जो कोचिंग का नाम इस चैनल का नाम है, इस नाम से भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं और 12वीं ये तीनों क्लास की जो किताब है, वहाँ पे तीनों क्लास की जो वीडियो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आप जो है फ्री में जाकर बिना पेमेंट किए हुए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कंटेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या अपनी कोचिंग को आप जो है सो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9065829862 पे आपको जो है पूरी हेल्प आउट मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर पार्ट 2, पैराग्राफ नंबर 3। ये पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बता देने की कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर क्या कहा है हुमायूं कबीर ने। देखिए, पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर हुमायूं कबीर ने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारी जो सत्ता थी वो दुनिया में आई लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गई। लेकिन दो सत्ता जो है, एक चाइना की सत्ता और एक इंडिया की सत्ता, ये अभी तक जो है यहाँ पे मौजूद है अपने पुराने फॉर्म में। अभी तक ये भारतीय सत्ता और जो चाइनीज़ सत्ता है वो अभी तक मौजूद है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही बताते हैं कि यहाँ पे जो यूनिटी है, एकता है, एक टॉलरेंस जो होता है, एक सहिष्णुशीलता जो होती है, एक जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सत्ता दोनों चाइनीज़ और इंडियन जो सत्ता है वो बच गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन दुनिया ने, थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन मैनी इनलैंड्स, सभ्यता के कई फूलों को बहुत सारे देशों में बिखेर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने ज़माने की जो पुरानी दुनिया थी उसके अंदर बहुत सारी सभ्यता जो है इस दुनिया के अंदर वजूद में आया, मतलब कि उसने जो है डेवलप किया, विकसित हुआ। विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना, लेकिन भारत और चीन को अपवाद के रूप में छोड़कर दे ऑल डेड, वे सभी की सभी जो है सत्ता प्राणहीन हो गई एंड गॉन, और ख़त्म हो गई। यानी बहुत सारी सत्ता, एक देखिए जब आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़िएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं में जब आइएगा तो आपको पहला चैप्टर महात्मा गांधी का, तो उसके अंदर बताया गया कि बहुत सारी सत्ता, जैसे बेबीलोनियन सत्ता हो गया, इजिप्शियन सत्ता हो गया, उसके बाद आपको जो है सो पार्शियन यानी कि फारसी ईरान जो सत्ता है वो सत्ता थी। उसके बाद जो है आपको यूरोप की बहुत सारी सत्ता थी, एटिक सिविलाइजेशंस थी। तो ये बहुत सारी सत्ता जो है जन्म लिया, लेकिन सारी की सारी सत्ता ख़त्म हो गई दुनिया में। अब इसका नाम निशान नहीं है। इजिप्शियन सत्ता को आप नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी जो सत्ता है वो एक समय में आई, डेवलप हुई और ख़त्म हो गई। लेकिन दो सभ्यता, एक इंडियन सभ्यता और एक जो चाइनीज़ सभ्यता, ये दोनों सभ्यता जो है क्या है अभी तक जिंदा है। इसका क्या रीज़न है? इट इज़ ओनली इन इंडिया, ये केवल भारत में, एंड टू सम एक्सटेंड इन चाइना, और कुछ हद तक चीन में हुआ। मतलब देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा है और चीन में बहुत कम। यानी चीनी सभ्यता भी अभी भी अपने मूल रूप में नहीं है, वो वेस्टर्नाइज होती जा रही है। चाइना सभ्यता जो है वो वेस्टर्न सभ्यता की ओर बढ़ती जा रही है। एंड द ओल्ड सिविलाइजेशन कल्चर, और पुरानी सभ्यता और संस्कृति, हैव ग्रोन एंड चेंज, परवान चढ़ी और परिवर्तित हुई। बहुत सारी सभ्यता जो है, परवान चढ़ने का मतलब होता है डेवलप करना, फलना फूलना। तो बहुत सारी सभ्यता आई, फली फूली और परिवर्तन उसके अंदर हुआ और वो ख़त्म हो गई। बट नेवर ग्रो और चेंज एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है और जो चाइनीज सभ्यता है, वो जो उसकी जो यूनिटी है, एकताई है, उसके बदले में या उसके कीमत पे जो है
वो डेवलप नहीं हुई। बात को समझिए क्या होता है, पहले सभ्यता और संस्कृति को समझ लीजिए। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति जो होती है किसी समाज, किसी समुदाय या किसी धर्म की, अगला जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा अभी समझ लीजिए ताकि ये लाइन भी आपको समझ में आ जाए। तो संस्कृति जो होती है पहचान होती है। जैसे हम देखिए रीति रिवाज, पूजा पाठ हिंदू धर्म के अंदर होता है, नमाज, इबादत, मस्जिद बनाना, ये सब क्या है मुस्लिम धर्म के अंदर होता है, गुरुद्वारा, ग्रंथ साहिबा ये सिख धर्म के अंदर होती है। तो देखिए ये जो है संस्कृति होती है। अब देखिए एक शादी हो रही है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये हिंदू की शादी है, मुसलमान की शादी है, या फिर कोई जो है सिख की शादी है या कोई जैन की शादी है, क्योंकि उसकी जो रीति रिवाज होती है वो अलग होती है। तो ये जो रीति रिवाज जो होती है, ये जो पहचान होती है, वो क्या कहलाती है? कल्चर कहलाती है। और सभ्यता क्या होता है? सभ्यता होता है वो एक विशेष भूभाग में जो चलता है, जो रीति रिवाज चलती है, उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए इंडिया की जो सभ्यता है, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मिक्सचर हुआ, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, ज्यूइश, ये सब का जो मिक्सर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। और जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी की या एक पर्टिकुलर समाज की जो सभ्यता मतलब सभ्यता होती है छोटी सी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कल्चर कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। संस्कृति का मतलब होता है सखाफत। तो सखाफत का मतलब यही होता है कि एक विशेष समुदाय के अंदर जो किया जाता है शादी ब्याह पे, या रहन सहन, रहने का जो ढंग होता है, जीने का जो ढंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे हम राजा हैं, तो अगर हमारा जो धर्म है या हमारी जो रहने सहने का जो ढंग है, अगर हम राजा बने तो पूरे राज्य की क्या हो जाती है? वही रहन सहन या वही ढंग होती थी। पहले किसी विशेष व्यक्ति का कोई धर्म नहीं हुआ करता था। जैसे कोई राजा अगर बना और उसने जो अगर मान लिया हिंदू धर्म को अपना लिया तो हिंदू बन गए सारे के सारे, अगर उसने जो है क्रिश्चियनिटी को अपना लिया तो क्रिश्चियन बन गए, अगर उसने इस्लाम को अपना लिया तो मुसलमान बन गए। तो इस तरह से होता था। तो पहले जो कोई भी राजा होता था वो क्या करता था, जो समुदाय, जैसे अब मान लीजिए कि बिहार है तो बिहार में 4-5 समुदाय मिलकर रह रही है, उसमें से एक समुदाय जो कि बहुत ताकतवर है वो क्या करता था? वो राजा बन जाता था और क्या करता था? जो दूसरे समुदाय के जो लोग होते थे या दूसरी जो संस्कृति होती थी, दूसरी जो तहजीब जीने का ढंग होता था, उसको क्या करते थे? ख़त्म कर देते थे और अपना जो है जीने का ढंग जो है उस पर लाद देते थे। तो इससे क्या हुआ कि सारी की सारी जो सभ्यता है, सारी की सारी जो संस्कृति है वो ख़त्म हो गई। क्योंकि आप किसी पे बलपूर्वक या जोर ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को ला दिएगा तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी सभ्यता है, चाहे इजिप्शियन सभ्यता हो, बेबीलोनियन सभ्यता हो, आर्कटिक सभ्यता हो, ये सब का सब खत्म हो गया। लेकिन इंडिया और चाइना के अंदर जो सभ्यता अभी तक बची है उसका रीज़न ये था कि हम लोग क्या करते थे? टॉलरेंट थे, मतलब आप भी जिए और हमें भी जीने दें। देखिए आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है, आप अपना त्यौहार मनाइए, हम अपना त्यौहार मनाते हैं, आप अपनी तरफ से शादी कीजिए, हम अपनी तरफ से शादी करते हैं। आप जो है अपने जो है सो अपनी जो कॉन्सेप्ट, अपनी जो अवधारणा है, अपने बिलीफ पे आप कायम रहिए, हम भी अपने बिलीफ पे कायम रहते हैं। बताइए ऐसा कोई देश है जिसके अंदर इतने सारे धर्म, इतनी सारी बोलियाँ, इतने सारे जो लोग रहेंगे? नहीं है कोई। लेकिन फिर भी आज हमारी हमारी जो इंडिया है उसके अंदर अभी तक जो है क्या है कि अभी तक हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति जिंदी है। और उसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो यही है कि हम सबों के बीच में टॉलरेंस है, भाईचारगी है, एकताई है। इसकी वजह से आगे चलते हैं। This has been possible only through the capacity of readjustment exhibited by Indian society। और ये इसलिए संभव हुआ कि रीएडजस्टमेंट की पॉलिसी थी हमारी। हम लोग एडजस्ट करने मतलब हम लोग एडजस्ट करते थे और अभी भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। मतलब कि आप एक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप में समायोजन करना, थोड़ा सा हम भी बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर ले। जो इंडियन सोसाइटी की ये जो क्वालिटी है, ये जो विशेषता है कि थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा हम भी बर्दाश्त करते हैं, तो ये जो है क्या कहलाती है? ये जो है हमारी सबसे बड़ी जो है रीढ़ की हड्डी हुई, यानी कि यही सबसे बड़ा जो राज है जिसकी वजह से हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो तहजीब है वो अभी तक जिंदी है। पैराग्राफ नंबर 4, ऑन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट, इस समायोजन का एक आधार इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, उस सहनशीलता की भावना में मिलता है। मतलब कि ये जो एडजस्टमेंट है वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता, बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहनशीलता कहते हैं। दैट हैज
करेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एज, जिसने पूरे काल में भारतीय इतिहास को चित्रित किया है। लिव एंड लेट्स लिव, जियो और जीने दो, हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों की नीति रही है। क्या नीति रही है? जियो और जीने दो। जियो जीने दो का मतलब क्या कि थोड़ा आप भी एडजस्टमेंट कीजिए, हम भी एडजस्टमेंट करते हैं। थोड़ा आप भी टॉलरेट कीजिए, मतलब कि सहनशील बनिए, थोड़ा हम भी सहनशील बनते हैं। इसकी वजह से जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, वो अभी तक बच गई है पूरी दुनिया के अंदर। समटाइम दिस हैज़ बीन कैरीड सो फार, कभी कभी इस जियो और जीने दो की जो विचारधारा को इतना आगे ले जाया जाता है कि दैट कॉन्ट्रेरी इफ नॉट कॉन्ट्राडिक्टी, कि इसके विपरीत यदि कोई विरोधाभासी भी नहीं है। मतलब कि ये जो भावना है कभी कभी हमारे बीच में, हम भारतीयों के बीच में जियो और जीने दो की जो भावना है वो जो है इतनी बढ़ जाती है कि क्या होता है, एटीट्यूड हैव बीन अलाउड टू सर्वाइव साइमल्टेनियसली। तो कभी कभी जो दृष्टिकोण है उसको एक साथ परवान चढ़ने की अनुमति दी जाती है। मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने ये जो हमारी जो जियो और जीने दो की जो नीति है वो हमारे समाज के अंदर बढ़ जाती है, और इससे क्या होती है कि हमारी जो संस्कृति या हमारी जो सभ्यता जो पुरानी हो चुकी रहती है फिर जो है एक बार जीवित हो जाती है। टॉलरेंस हैड लीड टू सफरेंस ऑफ द सिविल एंड इवन इंडिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ लाइफ। सही सुनता ने नागरिक की पीड़ा, यहाँ तक कि जीवन के मूल के प्रति जो उदासीनता है उसको भी जन्म दिया है। यानी इतनी जो सहिष्णुता की वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो जीवन के अंदर जो उदासीनता है उसके अंदर क्या आई, बाहर आ गई है। दिस हाउएवर, हालांकि यह इज एट वर्स्ट डिफिक्ट ऑफ वर्च्यू, एक सदाचार का सबसे खराब दोष है। सच टॉलरेंस इज परहैप्स प्रीफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन, इस तरह की आचरण शायद कभी कट्टर भक्ति के लिए बेहतर है। विच लीड्स टू डेनियल परसिक्यूशन विथ वैल्यू बट इट्स ओन, जो इनकार और उत्पीड़न से दूर रहती है लेकिन अपने में ही रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो ये सहनशीलता है, ये जो हमारे अंदर जो भाईचारगी है, वो किस चीज़ की वजह से है? वो इसलिए है कि हम लोग एक नीति को अपनाते हैं। वो नीति क्या है? जियो और जीने दो। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे अंदर की जो ये संस्कृति और जो सभ्यता है वो अभी तक जो है अपने टूटे फूटे ही हालात में लेकिन अभी तक जीवित है। पैराग्राफ नंबर 5, थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी देयरफॉर फाइंड अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। इसलिए भारतीय इतिहास के बदलाव में हम अंतर्निहित एकता की भावना पाते हैं। यानी कि अगर भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर वर्ग में, हर समय, हर सोसाइटी के अंदर क्या था, एकताई की, मतलब जियो और जीने दो की एक जो है सो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, एक सहन शक्ति जो है हर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। विच इन्फॉर्म्स द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ, जो उनके जीवन के विविध अभिव्यक्तियों को सूचित करता है। जो कि हर सोसाइटी, हर समाज के अंदर क्या था, जियो जीने दो का जो नियम था। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इससे जो है हम ये जो हर समाज का जो है, हर वर्ग का, जब भी आप इतिहास को पढ़िएगा तो आपको पाइएगा कि उस सोसाइटी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है जियो और जीने दो का वो रहता है। बट द यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफिटी, तो जो यूनिटी था वो डेड यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ किताब के अंदर लिख देते थे या समाज के अंदर था कि भाईचारगी जो है पैदा कीजिए, लेकिन हकीकत जब आप जाते हैं उस सोसाइटी को देखते हैं तो लगता है कि सारा सोसाइटी टूटा हुआ है। तो इस तरह का नहीं था, ये एक डेड नहीं था, मरा हुआ नहीं था। जो भाईचारगी है वो क्या है, अ लिविंग यूनिटी नेवर दिस, और जो लिविंग यूनिटी थी वो हमेशा जो है इस सोसाइटी के अंदर रही है। तो इस तरह से हमने जो है पैराग्राफ नंबर 2 जो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर का हमने ये वीडियो का समापन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर का वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। आप जाइए, आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।